लाइक करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। मेरा नाम रिया है। मैं एक गरीब परिवार से आने वाली लड़की हूँ। मेरे 4 भाई बहन हैं। मेरे पिता मजदूरी करके हमारा घर चलाते थे। मेरे पिता की कमाई इतनी काफ़ी नहीं थी कि वह हमें पेट भर खाना खिला सकें। हम दिन की 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते थे। हमारी ऐसी स्थिति के कारण हमारे घर पर भी हमारे जैसे ही शादी के रिश्ते आते थे, लेकिन मैं हर बार मना कर देती थी और अपनी माँ से कहती थी कि मेरे लिए एक अमीर परिवार का लड़का देखें। मैं एक ऐसे आदमी से शादी करना चाहती थी जो कम से कम हर महीने का अच्छा खासा पैसा कमाता हो, ताकि मैं अपनी सारी इच्छाओं को अच्छे से पूरा कर सकूं। लेकिन मैं फिर यही सोचा करती थी कि आखिर मेरी गरीब माँ को एक अमीर लड़का कहाँ से मिलेगा। इसीलिए मैंने खुद ही एक अच्छे लड़के की तलाश करने की सोची। मैंने अपने रिश्तेदारों से एक अच्छे लड़के के बारे में पता करने के लिए सोचा, लेकिन फिर मैं अपने इस विचार को खारिज कर दिया, क्योंकि मेरे सभी रिश्तेदार भी हमारी तरह ही गरीब थे। मैं हर रोज़ भगवान से यही दुआ करती थी कि काश मैं एक अमीर आदमी से मिलूं। बहुत ही जल्द ऊपर वाले ने मेरी यह प्रार्थना सुन भी ली। यह इत्तेफाक ही था कि उस दिन जब मैं कॉलेज जाने के लिए सड़क पार कर रही थी, तभी मुझे एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। वह गाड़ी एक कॉलेज की गाड़ी थी और उसमें हमारे कॉलेज की लड़कियां भी बैठी थीं। उस गाड़ी में से वह चारों लड़कियां बाहर निकली और उन्होंने मुझे भी उस गाड़ी में बिठा लिया। मुझे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी उस गाड़ी का ड्राइवर उन सब लड़कियों को उनके घर पर छोड़कर मुझे डॉक्टर के पास ले गया। फिर उसने मुझसे माफ़ी मांगी और मेरे लिए काफ़ी सारे फल लेकर आया। धीरे धीरे हमारी मुलाकात बढ़ने लगी और मैं अक्सर उसे अपने कॉलेज के सामने मिलने लगी। एक दिन उसने मुझे अपनी गाड़ी में बैठने को कहा और फिर तो जैसे सिलसिला ही चल पड़ा। वह मुझे रोज़ अपनी गाड़ी में बिठाने लग गया था। वह मुझसे कोई किराया भी नहीं लेता था और मेरे भी किराए के पैसे बचने लगे थे। तो अब आखिर मुझे और क्या चाहिए था। कॉलेज वैन का वह ड्राइवर एक अच्छा लड़का था और उसका जैसा व्यवहार था उससे वह भी मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा था। एक दिन उसने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा। वह महीने के 50,000 से भी अधिक की कमाई कर लेता था और वह अकेला ही रहता था, जबकि हमारे खुद के घर में 10,000 रुपये भी कभी नहीं आए, जबकि हमारा पूरा परिवार कमाने वाला था। मैं भी एक सरकारी कॉलेज में पढ़ रही थी और आगे की पढ़ाई में भी मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मेरे घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं आगे की पढ़ाई जारी रख सकूं। इन परिस्थितियों में मेरे लिए यह रिश्ता सबसे अच्छा था और मैं उससे शादी भी करना चाहती थी और एक शानदार और खुशहाल जीवन भी जीना चाहती थी। मैंने अपनी माँ को उसके बारे में सारी बातें बताईं और मैं उनसे कहा कि वह मेरी उस लड़के से शादी करवा दें, लेकिन उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई कि वह लड़का अकेला है, ना तो उसके माता पिता हैं और ना ही कोई भाई बहन, तो ऐसे लड़के का आखिर क्या भरोसा। पापा ने भी मुझे समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा कि बेटी, यह ज़माना क्या कहेगा, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वह लड़का तुम्हारे लिए ठीक है। लेकिन मैंने अपने घर वालों से साफ साफ कह दिया कि मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ उस लड़के से ही करूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। उस लड़के के पैसों का भूत मेरे सिर पर चढ़ चुका था, इसीलिए सभी के नाराज़ होने के बावजूद भी मैंने उसी लड़के से शादी कर ली और फिर मैं अपने पति के घर आ गई। मेरे पति का नाम विजय था और वह पिछले कई सालों से गाड़ी चला रहा था।
विजय ने मुझसे कहा कि वह पहले दिन से ही मुझे बहुत पसंद करता था और मुझसे शादी भी करना चाहता था। शादी की पहली रात विजय ने मुझे सोने की चेन गिफ्ट की। मैं हमेशा से ही ढेर सारा सोना पहनना चाहती थी, इसीलिए उसने जो गिफ्ट मुझे दिया मैं उससे ही नहीं बल्कि उससे शादी करके भी बहुत खुश थी। विजय मेरे ऊपर बहुत पैसे खर्च करता था। वह मुझे हर हफ्ते खरीदारी करवाने के लिए लेकर जाता था और मुझे बहुत महंगे महंगे तोहफे भी देता था। शॉपिंग करने के बाद वह अक्सर मुझे महंगे होटलों में खाना खिलाने ले जाता था और मैं भी यही सब चाहती थी अपने जीवन में। वह मुझे एक खुशहाल और सुविधाजनक जीवन देने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। वह रात में भी गाड़ी चलाता था। जब मैं उससे पूछती तो वह कहता कि रात में सवारी करने वालों से किराया अधिक मिलता है, इसीलिए वह रात में भी गाड़ी लेकर जाता है। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। फिर एक दिन अचानक से मेरी तकदीर ने करवट बदल ली और हमारे दिन बदलने शुरू हो गए। कोई नहीं जानता था कि मेरे पति के सारे काम एकदम से ठप हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि उनके सारे काम रुक गए। सबसे पहले मेरे पति की गाड़ी बिक गई और फिर एक एक करके मेरे सारे गहने बिकते चले गए। घर का सारा कीमती सामान भी बिक गया। मेरे पति हर समय बहुत परेशान रहने लगे। वह पूरा दिन घर में परेशानी में ही बिताते थे और काम की तलाश में कहीं बाहर चले जाते थे तो कई कई दिनों तक वह वापस ही नहीं लौटते थे। पता नहीं मेरे सुखी जीवन को किसकी नज़र लग गई थी कि हमारे दिन अचानक से पलट गए और बुरे दिन शुरू हो गए। एक दिन मेरे पति ने कहा कि चलो हम लोग यह शहर छोड़कर दूसरे शहर चलते हैं। हो सकता है कि वहाँ पर हमारी किस्मत चमक जाए और भाग्य हम पर मेहरबान हो जाए। मैंने भी सोचा कि शायद हो सकता है कि जगह बदलने से हमारे हालात भी बदल जाएं। हम अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर दूसरे शहर में आ गए, लेकिन दूसरे शहर पहुंचने के बाद भी हमारे हालातों में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि और भी ज़्यादा वह बिगड़ते चले गए। अब स्थिति ऐसी हो गई थी कि हम अपना घरेलू सामान बेचकर अपना जीवन बिता रहे थे। फिर जब घर में बेचने के लिए कोई भी सामान नहीं बचा तो फिर भुखमरी की बारी आ गई थी। मैं इन परिस्थितियों से बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुकी थी, जिसकी वजह से मैं हर रोज़ अपने पति से लड़ती झगड़ती रहती थी और उसे बाहर जाकर पैसा कमाने के लिए मजबूर करती थी। मैंने उससे शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि मैं एक सुखी और शानदार जीवन जी सकूं, लेकिन अब परिस्थितियां बदल जाने की वजह से मैं अपने माता पिता के घर को ही स्वर्ग समझने लगी थी। हम भले ही गरीब थे, लेकिन मेरे माता पिता ने हमें कभी भी भूखा नहीं सोने दिया था। अब मैं दिन में एक बार सूखा भोजन पर गुजारा करने लगी थी। अब मेरे पति के साथ मेरी लड़ाइयाँ दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थीं। मजबूर होकर मैंने उसे धमकी दी कि अगर वह घर में पैसे कमाकर नहीं लाएगा तो मैं उसे छोड़कर अपने माता पिता के घर चली जाऊंगी। लेकिन मेरे पति मुझसे इतना प्यार करते थे कि उन्होंने 1-2 दिन के भीतर ही मेरे लिए पैसे लाने का वादा किया। एक दिन एक बहुत ही अजीब बात हुई। मेरे पति बाहर गए हुए थे और जब वह घर वापस आए तो वह अपने साथ एक छोटी बकरी को लेकर आए। बकरी को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उन पर चीखने चिल्लाने लगी और बोली कि घर में खुद के खाने के लिए कुछ भी नहीं है और तुम इस बकरी को लेकर आ गए हो। आखिर अब इसे क्या खिलाओगे? इस बात पर मेरे पति ने कहा कि यह कोई साधारण सी बकरी नहीं है, यह एक बहुत ही खास और करिश्माई बकरी है। अब हम इसी बकरी से ही अमीर बन जाएंगे और तुम देखना कि यह हमें हर दिन ढेर सारा पैसा भी दे दिया करेगी। अपने पति की बात सुनकर मुझे हंसी आ गई और मैं बोली कि कौन से ज़माने की बातें कर रहे हो? यह बकरी हमें क्या देगी? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरे पति ने कोई भी जवाब नहीं दिया।
और बाहर जाकर बकरी को घर के एक कोने में बांध दिया। मैंने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की कि वह बकरी को घर के बाहर कहीं भी छोड़कर आ जाए, लेकिन मेरे पति ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और बहुत सख्ती से कहा कि दोबारा इस बकरी को घर से बाहर निकालने की बात ना करूं। मैं पूरी रात यही सोच सोचकर परेशान होती रही कि हम पति पत्नी के खाने के लिए रोटी भी नहीं मिल पा रही है और अब मेरे पति ने यह बकरी मेरे गले बांध दी। अब आखिर हम इस बकरी को कहाँ से खिलाएंगे। सुबह मेरे पति मेरे सामने उठकर बकरी के पास चले गए और उन्होंने बकरी की पीठ को थपथपाया, लेकिन तभी मुझे एक बड़ा झटका लगा जब उन्होंने आगे बढ़कर बकरी के मुंह से कुछ निकाला और फिर उसे अपने बैग में रख लिया और फिर बैग लेकर बाहर निकल गए। कुछ देर के बाद जब वह घर लौटे तो उनकी जेब में ढेर सारे पैसे भरे हुए थे। यह देखकर मैं तो दंग ही रह गई। मैं अपने पति से पूछने लगी, यह पैसे कहाँ से आए? तो वह झिझक गए। उन्होंने बोला, तुम्हें पैसों से क्या मतलब है? इन पैसों को तुम अपनी इच्छा अनुसार खर्च करो। लेकिन मैं उनसे जिद करने लगी कि मुझे बताओ कि आखिर ऐसा क्या राज है कि तुमने बकरी के मुंह से ऐसा क्या निकाला और अब तुम्हारे पास इतने सारे पैसे भी आ गए हैं। मेरे पति ने प्यार से बकरी का सर थपथपाया और कहने लगे कि मैं तुमसे कहता था ना कि यह एक बड़ी ही करिश्माई बकरी है, इसी ने मुझे इतने सारे पैसे दिए हैं। अगर हम हर रोज़ ऐसा ही करेंगे तो इससे हम बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। मैं अपने पति की बातें सुनकर बहुत हैरान थी। बचपन से मैं इस कहानी को सुना करती थी कि एक मुर्गी होती है जो सोने के अंडे देती थी, लेकिन मैंने कभी उस बकरी के बारे में नहीं सुना जो नोट देती थी। मैं बहुत ही आश्चर्य से बकरी की ओर देखकर सोचने लगी कि क्या सच में मेरे पति सच कह रहे हैं कि यह कोई साधारण बकरी नहीं बल्कि एक करिश्माई बकरी है। अब खैर मेरे पति उन पैसों से घर के खाने पीने का सामान ले आए और मेरे लिए कुछ कपड़े भी लेकर आए और कुछ देर के बाद वह होटल से खाना लेकर आए। मैं अब बहुत ज़्यादा खुश थी और भगवान का बार बार शुक्रिया अदा किए जा रही थी कि आपकी वजह से अब सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह उठकर मैंने बकरी को खाना खिलाया और उसे प्यार किया। कुछ देर के बाद मेरे पति घर आ गए। आते ही उन्होंने मुझे बकरी के लिए अंदर से पानी लाने को कहा। मैं रसोई में गई और पानी लेकर बाहर आई तो मैंने देखा कि मेरे पति ने कल की तरह ही बकरी के मुंह से कुछ निकालकर बैग में रख लिया है। मैंने उन्हें जब आवाज़ लगाई लेकिन उन्होंने नहीं सुना और वह तब तक बाहर निकल गए। कुछ देर के बाद जब मेरे पति घर वापस आए तो पिछले दिन की तरह ही उनकी जेब नोटों से भरी हुई थी। मैं बहुत हैरान थी कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। आज भी मैंने अपने पति से इसके बारे में बहुत जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस बात को फिर से टाल दिया। फिर रोज़ यही होने लगा। सुबह वह बकरी के मुंह से कुछ निकाल कर बैग में रखकर बाहर चले जाते और जब घर वापस आते तो उनकी जेब नोटों से भरी हुई होती थी। मैं इस राज को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो गई थी और अब मुझे अपने पति पर भी शक होने लगा था। एक दो बार मैंने उनसे प्यार से पूछने की कोशिश की पर मेरे पति मुझे सच बताने के लिए तैयार ही नहीं थे, बल्कि वह टाल मटोल कर रहे थे। और जब मुझे गुस्सा आ जाता और मैं उनसे कहती कि मुझे भी तो कुछ बताओ, तब भी मेरे पति यही कहते थे कि क्या बताऊं, बकरी है, मुझे नहीं पता कि मुझे अपने पति पर विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा था। वह बकरी सामान्य बकरियों की तरह ही रहती थी और खाती थी। मुझे तो उसमें कुछ भी खास नहीं दिखता था।
लेकिन फिर मेरे पति इस रोज़ रोज़ की पूछताछ से नाराज़ होने लगे और कहते कि हमें जो भी पैसे मिल रहे हैं वह इस बकरी से ही मिल रहे हैं। अगर हम इस बकरी को घर से निकाल देंगे तो हम फिर से गरीब हो जाएंगे। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं डर जाती थी, क्योंकि मैं दोबारा से गरीब नहीं होना चाहती थी और फिर से भूखी भी नहीं रहना चाहती थी। मैंने कुछ दिन शांति से बिताए, लेकिन फिर से मेरे अंदर जिज्ञासा जागने लगी। मेरे पति के अजीब व्यवहार ने मुझे उन पर नज़र रखने के लिए मजबूर कर दिया। फिर मैंने उनकी दिनचर्या पर ध्यान देना शुरू किया। सुबह वह उस चीज़ को बैग में रख कर कहीं चले जाते थे और फिर वह दोपहर पूरी घर पर ही बिताते थे और फिर अक्सर शाम को कहीं बाहर चले जाते थे। एक दिन मैंने देखा कि वह बैग में कुछ डालकर हमेशा की तरह ही बाहर नहीं निकले, बल्कि कमरे के ही अंदर चले गए। मैंने जब अंदर झांका और देखा तो वह बैग को कहीं छुपाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही मैं अंदर आई, उन्होंने तुरंत बैग को अपने पीछे छुपा लिया। मैंने कहा कि दिखाओ इसमें क्या है, तो वह डर गए और कहा कि तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें यह फिर कभी दिखाऊंगा। यह सब देखकर मैं बहुत हैरान रह गई थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पति घर पर ही नहीं थे, इसीलिए अब मुझे उनका बैग तलाशने का मौका मिल गया था, जिसे उन्होंने कहीं पर छुपाकर रखा हुआ था। मैंने वह बैग अपने पति की कोठरी के निचले दराज में पाया। मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्होंने इसे इतनी अंदर छुपाकर क्यों रखा हुआ है। वह बैग बंद था और मैं उसे खोलना चाहती थी, लेकिन मैं बैग को खोल नहीं पा रही थी। मैंने बहुत कोशिश की कि बैग को खोलने की, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकामयाब रही। बैग बहुत कसकर बंद किया हुआ था और वह काफ़ी भारी भरकम भी था। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि आखिर उसके अंदर ऐसा क्या था जो मेरे पति ने इसे इतने सुरक्षित रूप से छिपा रखा था। मैं जब रात में अपने पति से पूछने लगी कि आखिर तुम उस बैग में क्या छुपा रहे हो, तो वह मुझ पर बहुत गुस्सा होने लगे और कहने लगे कि तुम मेरी जासूसी करती हो, और फिर उन्होंने पूरी रात मुझसे लड़ाई लड़ी। मेरे पति का व्यवहार मुझे अब उन पर शक करने के लिए मजबूर कर रहा था। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया और मुझे बैग के पास भी नहीं जाने दिया। मैंने उनकी गैर मौजूदगी में बहुत कोशिश की, लेकिन मुझसे बैग खुला ही नहीं। फिर मैंने सोचा क्यों ना बकरी के मुंह से कुछ निकाल लिया जाए। एक दिन जब मेरे पति सुबह देर से उठे, तभी मुझे यह अच्छा मौका लगा। मैं बकरी के पास गई और उसका मुंह खोला और यह पता करने की कोशिश करने लगी कि वह आखिर मुंह से क्या निकालती है। काफ़ी देर के बाद बकरी ने अपना मुंह तो खोला, लेकिन उसने अपने मुंह से कुछ भी बाहर नहीं निकाला। अचानक ही मुझे मेरे पति की आवाज़ सुनाई दी, तो मैं तुरंत ही अंदर जाकर छिप गई और वह बाहर आ गए। मैंने देखा कि उनके हाथ में वही बैग था। वह बकरी के पास गए और फिर उन्होंने बकरी के मुंह से कुछ निकाला और उसे अपने बैग में रखा और फिर घर से बाहर निकल गए। मैंने आज यह फैसला किया कि मैं अब इस रहस्य का पता लगाकर ही रहूँगी। मैं भी उनके पीछे पीछे चल दी और उनका चुपके से पीछा करने लगी। मेरे पति बहुत देर तक चलते रहे और फिर वह एक कब्रिस्तान में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने अपने मुंह पर कपड़ा बांध दिया। मैं लगातार उनका पीछा कर ही रही थी और अब मैं एक पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगी कि आखिर वह क्या करते हैं। वहाँ जो भी हुआ उसने मुझे बहुत हैरत में डाल दिया था। एक टूटी और खाली कब्र में हाथ डालकर मेरे पति ने वहाँ से पैसे निकाले और
बैग से कुछ निकालकर उस कब्र में रख दिया और फिर वापस आने लगे। यह सब देखकर मैं अंदाज़ा लगा रही थी कि मामला आखिर क्या हो सकता है। मुझे लगा कि कहीं मेरे पति काला जादू के साए में तो नहीं आ गए हैं। ऐसे ही कब्रिस्तान में काले जादू करने वाले जाया करते थे। मैं वहाँ से लौटने वाली ही थी कि तभी मैंने देखा कि जिस जगह पर से मेरे पति उठे थे वहाँ से एक काले कंबल में लिपटा हुआ आदमी उस कब्र में से कुछ लेकर जा रहा था। मैं यह सब देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गई क्योंकि वह शख्स किसी जादूगर के जैसा लग रहा था। अब मुझे पूरा यकीन होने लगा था कि मेरे पति ने वही रास्ता अपनाया होगा जो काले जादू की ओर लेकर जाता है। नहीं तो फिर आखिर क्या वजह हो सकती है कि वह इस कब्रिस्तान में आता है। मैं ऐसा अनुमान ही लगा रही थी और अब मुझे यह पता लगाना था कि क्या वाकई में यही सच है। मैंने अपने पति से इस सब के बारे में नहीं पूछा क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं पूछूंगी भी तो वह मुझे कुछ भी नहीं बताने वाले, बल्कि मैं उन पर शक कर रही हूँ यह जानकर वह मुझसे और नाराज़ हो जाएंगे। मैं यह सोचकर बहुत परेशान हो गई। फिर जब मैं घर में दाखिल हुई तो मेरे पति ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ गई हुई थी। मैंने उनसे कहा कि मैं पड़ोस में नौकरी के लिए पूछने के लिए गई थी। तभी उन्होंने अपनी जेब से बहुत सारे 2000 के नोट निकाल कर दिए और मुझे खर्च करने के लिए कहा। पहले हमेशा मैं पैसे देखकर बहुत खुश होती थी, लेकिन आज मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि मुझे इस कमाई पर शक था कि इतना सारा पैसा आखिर कहाँ से आया होगा। मैंने अपने पति को उनके ऊपर शक करने की शंका नहीं दिखाई और मुस्कुराकर सारे पैसे रख लिए। कुछ समय के बाद वह हमेशा की तरह घर से बाहर चले गए। हर दिन इतना पैसा देखकर मुझे खुशी होती थी, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा उलझन में थी कि आखिर यह पैसा कहाँ से आ रहा है। लेकिन अब एक और सवाल मेरे मन में उठ रहा था कि मेरे पति ने बकरी के मुंह से कुछ निकालने के लिए काला जादू किया है क्या? अब यह आखिर कैसे हो सकता है? मैं बकरी की विस्तार से जांच परख करने लगी, लेकिन वह मुझे पहले जैसी ही दिख रही थी, बिल्कुल एक साधारण बकरी। मैं यह सोच सोचकर पागल हो रही थी कि आखिर यह सब कैसे हो रहा है। अगले दिन मैं फिर से अपने पति के पीछे पीछे चल दी, यह देखने के लिए कि आखिर वह कहाँ जा रहा है। वह फिर से उस शमशान में गए और कल की तरह ही उन्होंने बैग का सामान वहीं छुपा दिया और पैसे खुद उठा लिए। थोड़ी ही देर के बाद वही जादूगर के जैसा दिखने वाला व्यक्ति आया और उसने उस कब्र में हाथ डालकर उस चीज़ को निकाल लिया और फिर उसे अपने कपड़ों में छुपा लिया। अब आए दिन रात मेरे पति गायब ही रहने लगे थे। एक रात बिस्तर पर लेटने से पहले मैंने यह फैसला किया कि सुबह मैं इस राज को उजागर करूंगी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पूरे मामले की जानकारी तो थी ही। अब बस मुझे यह पता लगाना था कि बकरी के मुंह से क्या निकल रहा था और वह बैग में क्या रख कर लेकर जा रहे थे। अब बस मुझे सुबह होने का इंतज़ार था। अगली सुबह मेरे पति हमेशा की तरह उठे और कमरे से निकल गए। पहले की तरह ही उन्होंने बकरी के मुंह से कुछ निकाला और फिर उसे बैग में रख लिया। जैसे ही उन्होंने बैग बंद किया, वैसे ही मैंने पीछे से आकर उनसे बैग छीन लिया। फिर जब मैं उसे बैग में देखा तो मैं बुरी तरह से घबरा गई, क्योंकि उस बैग में सफ़ेद नमक के जैसे कुछ था। पहले तो मुझे यही लगा कि यह शायद किसी तरह का कुछ जहर है, लेकिन फिर मैंने जब उसे करीब से देखा तो देखा कि वह छोटे सफ़ेद चमकते मोती हैं। मुझे लगता है कि वह हीरे थे,
लेकिन फिर वह बकरी के मुंह से कैसे निकल रहे थे। मेरे पति को अंदाजा भी नहीं था कि मैं उनका राज इस तरह से पर्दाफाश कर दूंगी। हीरो को देखकर मैंने अपने पति से पूछा कि वह कहाँ से आए हैं। मेरे पति डर गए और मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे बैग वापस देने के लिए कहने लगे। मैंने बैग देने से मना कर दिया और कहा कि जब तक तुम इस बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं दोगे, ना तो तुम यहाँ से जा सकते हो और ना ही मैं तुम्हें यह हीरे वापस दूंगी। वह मुझे बैग देने की मिन्नतें करने लगे, लेकिन मैं सच जानने के लिए उन पर दबाव बनाने लगी थी। हमारी बातें अभी चल ही रही थीं कि तभी हमारे दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। मेरे पति ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस को देखते ही मेरे पति एकदम पीले पड़ गए और फिर वह वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने आकर मेरे पति को गिरफ्तार क्यों किया, यह देखकर मैं भी हैरान रह गई। पुलिसकर्मियों ने उन्हें हथकड़ी पहनाई और कहा, तुम्हारा पति एक चोर और तस्कर है। पहले यह लड़कियों को बेचता था। स्थानीय पुलिस को यह खबर मिलने के बाद जब पुलिस ने इसका पीछा किया तो यह उस जगह को छोड़कर इस दूसरे शहर में आ गया था और फिर यह यहाँ आकर इस तरह की चोरी करने लगा। मैं तो यही सोच रही थी कि वह किसी तरह के जादू टोने में पड़ गए हैं, लेकिन वह तो अपराधी निकले। मेरे पति एक चोर थे। मैं उदास होकर उनकी तरफ देखा और पूछा, आखिर यह सब मेरे साथ क्यों किया? तो वह हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिशें बहुत ही ऊंची थीं, इसलिए मैं चाहकर भी इस काम को नहीं छोड़ सकता था। मुझे पुराने शहर में बहुत परेशान किया गया था, इसलिए वहाँ मैंने सब कुछ बेचकर खुद को बचा लिया और फिर मैं यहाँ आ गया। यहाँ आकर मैंने सोचा कि अब मैं बदल जाऊंगा और कमाऊंगा और फिर तुम्हें खिलाऊंगा, लेकिन मुझे कोई काम ही नहीं मिला। फिर मैं भी हर दिन तुमसे लड़ता था। अंत में मैं यही सोचा कि क्यों ना मैं अपना काम फिर से शुरू कर दूं और फिर मैंने रात को चोरी करना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे यह डर था कि कहीं तुम्हें इस सब के बारे में पता ना चल जाए, इसीलिए मैंने यह बकरी का नाटक किया कि तुम सोचोगी कि तुम्हें जो कुछ मिलता है वह सब इस बकरी से ही मिलता है। मैं हीरे चुराकर उन्हें अपने कपड़ों में छिपा लेता और बकरी के पास जाकर उसका मुंह खोलकर तुम्हें दिखाता, ताकि तुम्हें यह लगे कि बकरी के मुंह से मैंने कुछ निकाला है। मुझे जिसे हीरे बेचने होते थे वह कब्रिस्तान में मिलने आता था। वह जहाँ पैसे रख देता था मैं वहीं जाकर हीरे रख देता था, जिसे वह बाद में आकर उठा लेता था। हम वहाँ इसलिए जाते थे क्योंकि हम वहाँ पकड़े नहीं जा सकते थे और कोई हम पर शक भी नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी पुलिस ने हमें पकड़ लिया। पुलिस वालों ने कहा कि उन्होंने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के जरिए इसका पता लगा लिया है और उसके साथियों को भी पकड़ लिया है। यह उनका पूरा गिरोह था जो शहर भर में अपराध करते थे। पुलिस मेरे पति को गिरफ्तार करके ले गई। अब मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी कि मैं तो अमीर बनना चाहती थी, इसीलिए मैंने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ यह शादी की थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा पति तो चोर निकलेगा। शायद मेरे पति सुधर जाते अगर मैं उन पर अपनी ख्वाहिशों का बोझ ना डालती। मैंने ये सबक सीखा है कि हर इंसान को अपनी हैसियत के हिसाब से ही अपने पैर फैलाने चाहिए। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, ना कि कोई गलत कदम उठाना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें और इस कहानी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।